नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए ऑडियो बुक में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सुनने में जितना सरल लगता है, जीने में उतना ही कठिन है। लाइव वाइल यूर अलाइव, यानी जब तक जिंदा हो तब तक जियो। जरा सोचिए, क्या आप सच में जी रहे हैं या सिर्फ सांसें ले रहे हैं? यह सवाल अजीब लग सकता है, लेकिन थोड़ा रुककर खुद से पूछिए। सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, थक कर घर लौटते हैं, फोन चलाते हैं, सो जाते हैं। अगले दिन फिर वही चक्र। हफ्ते महीनों में बदल जाते हैं, महीने सालों में। और एक दिन हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि जिंदगी गुजर गई, लेकिन हमने उसे जिया नहीं। यह कोई नई बात नहीं है। महान दार्शनिक और मनोचिकित्सक विक्टर फ्रैंकल, जिन्होंने नाजी यातना शिविरों की भयावहता झेली, अपनी किताब मैन्स सर्च फॉर मीनिंग में लिखते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी प्रेरणा शक्ति सुख नहीं, बल्कि जीवन में अर्थ खोजना है। जिन लोगों को अपने जीवन का उद्देश्य पता होता है, वे सबसे कठिन परिस्थितियों में भी टिके रहते हैं। लेकिन जिन्हें अपना क्यों नहीं पता, वे आरामदायक जिंदगी में भी खोखलापन महसूस करते हैं। यही वह जगह है जहां से आज की हमारी यात्रा शुरू होती है। एक पुरानी बौद्ध कथा है। एक बार एक भिक्षु जंगल से गुजर रहा था। अचानक एक बाघ ने उसका पीछा शुरू कर दिया। भागते भागते वह एक खाई के किनारे पहुंचा, नीचे कूद गया और एक लता को पकड़ लिया। नीचे देखा तो एक और बाघ मुंह खोले खड़ा था। ऊपर देखा तो पहला बाघ गुर्रा रहा था। और तभी उसने देखा कि जिस लता को उसने पकड़ रखा है, उसे दो चूहे, एक काला एक सफेद, कुतर रहे हैं। मौत हर तरफ से घिर आई थी। ठीक उसी पल भिक्षु की नजर एक जंगली स्ट्रॉबेरी की झाड़ी पर पड़ी, जो लता के पास ही उगी थी। उसने एक हाथ से स्ट्रॉबेरी तोड़ी, मुंह में डाली और बोला, कितनी मीठी है। यह कहानी हमें क्या सिखाती है? मौत हमेशा पास होती है, कभी बाघ के रूप में, कभी समय के रूप में, कभी अनिश्चितता के रूप में। काला और सफेद चूहे रात और दिन के प्रतीक हैं, जो लगातार हमारी उम्र की डोर को कुतर रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच भी एक स्ट्रॉबेरी है, इस पल का मिठास, जिसे चखने का चुनाव हमेशा हमारे हाथ में है। आधुनिक न्यूरोसाइंस भी इस बात की पुष्टि करता है। हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे में उलझा रहता है। इसके पीछे है हमारा डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क, दिमाग का वह हिस्सा जो तब सक्रिय होता है जब हम किसी पुष्टि करता है काम में पूरी तरह डूबे नहीं होते। यही नेटवर्क हमें बार बार अतीत और भविष्य में भटकाता रहता है और वर्तमान से काट देता है। शोध बताते हैं कि जब लोग वर्तमान क्षण में पूरी तरह मौजूद होते हैं, चाहे वह काम सुखद हो या न हो, तब वे ज्यादा खुश महसूस करते हैं, बजाय इसके कि उनका मन कहीं और भटक रहा हो। तो सवाल यह है, हम अपने डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क को कैसे शांत करें? हम कैसे उस स्ट्रॉबेरी का स्वाद चखना सीखें, जबकि जीवन की खाई में बाघ और चूहे हर तरफ मौजूद हैं? इसका पहला कदम है जागरूकता। ज्यादातर लोग जीने और समय गुजारने के फर्क को समझते ही नहीं। जीने का मतलब है पूरी तरह उपस्थित होना। जब आप खाना खा रहे हों तो सच में उसका स्वाद महसूस करें। जब किसी अपने से बात कर रहे हों तो सच में सुनें। जब सूरज उगते देख रहे हों तो सच में देखें। समय गुजारना इसके ठीक उलट है। शरीर एक जगह, मन कहीं और। स्टोइक दार्शनिक सेनेका ने अपने प्रसिद्ध निबंध जीवन की छोटाई पर में लिखा था कि जीवन छोटा नहीं है, हम उसे छोटा बना देते हैं। हम अपना ज्यादातर समय बर्बाद कामों, फिजूल की चिंताओं और दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने में गंवा देते हैं। असली सवाल यह नहीं है कि हमारे पास कितना समय है, बल्कि यह है कि हम उस समय का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू है मृत्यु का बोध। यह सुनने में नकारात्मक लग सकता है, लेकिन असल में यह सबसे बड़ी प्रेरणा है। जब हम स्वीकार करते हैं कि हमारा समय सीमित है, तभी हम हर पल की कीमत समझते हैं। स्टीव जॉब्स ने अपने प्रसिद्ध स्टैनफोर्ड भाषण में इसी विचार को दोहराया था कि मृत्यु की याद हमें बताती है कि हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं,
इसलिए दिल की आवाज सुनने से डरने की जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ एक भ्रम को साफ करना जरूरी है। जीना का मतलब लापरवाही या गैर जिम्मेदारी नहीं है। यह पार्टी करने या हर इच्छा को तुरंत पूरा करने की बात नहीं है। यह उससे कहीं गहरी बात है। यह है पूरी सजगता और गहराई के साथ हर अनुभव को जीना, चाहे वह अनुभव साधारण दिनचर्या का हो या कोई बड़ा पल। अगले भाग में हम बात करेंगे कि कैसे हमारा मस्तिष्क हमें अनजाने में ऑटो पायलट मोड में डाल देता है और कैसे न्यूरोप्लास्टिसिटी की मदद से हम अपने दिमाग को दोबारा प्रशिक्षित कर सकते हैं ताकि हम हर पल को पूरी तरह जी सकें। हम कुछ व्यावहारिक तकनीकों पर भी बात करेंगे जिनकी मदद से आप आज से ही अपनी जिंदगी में यह बदलाव ला सकते हैं। पिछले भाग में हमने बात की थी कि ज्यादातर लोग जीवन को जीते नहीं बल्कि सिर्फ उसमें से गुजरते हैं। अब सवाल यह है, आखिर ऐसा होता क्यों है? हमारा दिमाग हमें बार बार वर्तमान से दूर क्यों ले जाता है? आइए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। हमारा मस्तिष्क करोड़ों सालों के विकास का नतीजा है और इसका मूल काम है हमें जिंदा रखना, खुश रखना नहीं। इसीलिए यह लगातार खतरों को भांपने में लगा रहता है। आगे क्या हो सकता है? पहले क्या गलत हुआ था? यह तंत्र कभी हमारे पूर्वजों को शेर से बचाता था, लेकिन आज के दौर में यही तंत्र हमें ऑफिस के ईमेल, सोशल मीडिया की तुलना और भविष्य की अनगिनत चिंताओं में उलझाए रखता है। यहीं पर एक दिलचस्प अवधारणा आती है, ऑटो पायलट मोड। जब आप रोज एक ही रास्ते से ऑफिस जाते हैं तो कई बार आपको याद ही नहीं रहता कि रास्ते में क्या क्या हुआ। दिमाग ने वह काम ऑटोमेटिक बना दिया है ताकि ऊर्जा बचाई जा सके। यह तंत्र रोजमर्रा के कामों के लिए उपयोगी है, लेकिन समस्या तब होती है जब यही ऑटो पायलट हमारी पूरी जिंदगी पर हावी हो जाता है। जब हम अपने बच्चों के साथ खेलते हुए भी फोन में उलझे रहते हैं, जब हम खाना खाते हुए भी उसका स्वाद महसूस नहीं करते, जब हम किसी खूबसूरत पल में भी सिर्फ शारीरिक रूप से मौजूद होते हैं, मानसिक रूप से नहीं। अच्छी खबर यह है कि न्यूरोसाइंस हमें एक उम्मीद देता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। यह वह क्षमता है जिसके जरिए हमारा मस्तिष्क जीवन भर नए न्यूरल कनेक्शन बना सकता है, पुरानी आदतों को कमजोर कर सकता है और नई आदतों को मजबूत कर सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो जिस तरह बार बार चलने से एक कच्चे रास्ते पर पक्की सड़क बन जाती है, उसी तरह बार बार अभ्यास करने से दिमाग में नए रास्ते बनते हैं। इसका मतलब है कि वर्तमान में जीना कोई जन्मजात गुण नहीं, बल्कि एक सीखा जा सकने वाला कौशल है। इस कौशल को सीखने की शुरुआत होती है ध्यान यानी माइंडफुलनेस से। लेकिन यहाँ एक गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। माइंडफुलनेस का मतलब घंटों आंख बंद करके बैठना नहीं है। इसका असली मतलब है जो भी कर रहे हैं उसमें पूरी तरह मौजूद रहना। चाहे आप चाय पी रहे हों, टहल रहे हों या किसी से बात कर रहे हों। एक जैन कहानी इस बात को खूबसूरती से समझाती है। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, आप ज्ञान प्राप्ति से पहले क्या करते थे? गुरु ने कहा, लकड़ी काटता था, पानी भरता था। शिष्य ने फिर पूछा, और अब ज्ञान प्राप्ति के बाद? गुरु मुस्कुराए और बोले, अब भी लकड़ी काटता हूं, पानी भरता हूं। शिष्य उलझन में पड़ गया, तो फर्क क्या पड़ा? गुरु ने जवाब दिया, पहले जब लकड़ी काटता था तो सोचता था पानी भरने के बारे में। अब जब लकड़ी काटता हूं तो सिर्फ लकड़ी काटता हूं। यही है वर्तमान में जीने का सार। काम वही रहता है, बदलती है सिर्फ हमारी उपस्थिति की गुणवत्ता। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण पहलू की, तुलना का जाल। सोशल मीडिया के इस दौर में हम लगातार दूसरों की जिंदगी की हाइलाइट्स देखते रहते हैं और अपनी जिंदगी की तुलना उनसे करते हैं। यह तुलना हमें कभी वर्तमान में जीने नहीं देती, क्योंकि हमारा ध्यान हमेशा मेरे पास क्या नहीं है पर केंद्रित रहता है, बजाय इसके कि अभी मेरे पास क्या है। बौद्ध दर्शन में एक अवधारणा है, अनित्य यानी सब कुछ अस्थायी है, न सुख स्थायी है न दुख। जो फूल आज खिला है वह कल मुरझा जाएगा। यही सत्य हमें यह सिखाता है कि हर पल अनमोल है, क्योंकि वह पल फिर कभी वापस नहीं आएगा। जब हम इस अस्थायित्व को स्वीकार करते हैं
तो हम चीज़ों को जकड़ना छोड़ देते हैं और उन्हें जैसे हैं वैसे अनुभव करना शुरू करते हैं। अब कुछ व्यावहारिक तकनीकों की बात करते हैं, जिन्हें आप आज से ही अपने जीवन में उतार सकते हैं। पहली तकनीक है 5 इंद्रियों का अभ्यास। जब भी आपका मन भटकता हुआ महसूस हो, रुकिए और खुद से पूछिए, मैं अभी क्या देख रहा हूँ? क्या सुन रहा हूँ? क्या सूंघ रहा हूँ? क्या छू रहा हूँ? क्या स्वाद ले रहा हूँ? यह छोटा सा अभ्यास आपके दिमाग को तुरंत वर्तमान क्षण में वापस ले आता है। दूसरी तकनीक है एक समय में एक काम। मल्टीटास्किंग एक मिथक है। शोध बताते हैं कि जब हम एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा दिमाग असल में बहुत तेजी से एक काम से दूसरे पर कूदता है और इस प्रक्रिया में हमारी एकाग्रता और गुणवत्ता दोनों कम हो जाती हैं। जब खाना खाएं, सिर्फ खाना खाएं। जब बात करें, सिर्फ बात करें। तीसरी तकनीक है सांस पर ध्यान। जब भी अभिभूत या भटका हुआ महसूस करें, 3 गहरी सांसें लें। सांस हमेशा वर्तमान में होती है, न अतीत में, न भविष्य में। यह हमेशा उपलब्ध एक एंकर है, जो हमें वापस इस पल में ला सकता है। इन तकनीकों को अपनाना शुरुआत में अजीब लग सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी नई भाषा को सीखना शुरुआत में मुश्किल लगता है। लेकिन याद रखिए, न्यूरोप्लास्टिसिटी के नियम के अनुसार जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, उतना ही यह स्वाभाविक होता जाएगा। अगले भाग में हम बात करेंगे कि कैसे रिश्तों में पूरी तरह मौजूद रहना हमारे जीवन की गुणवत्ता को बदल सकता है और कैसे पछतावे का डर हमें असल जिंदगी जीने से रोकता है। पिछले भाग में हमने कुछ व्यावहारिक तकनीकें सीखीं, जिनकी मदद से हम अपने दिमाग को वर्तमान में वापस ला सकते हैं। अब बात करते हैं जीवन के उस पहलू की, जहां पूरी तरह जीना सबसे ज्यादा मायने रखता है, हमारे रिश्ते। जरा सोचिए, आप अपने किसी करीबी के साथ बैठे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन आपका मन कहीं और है, शायद कल की मीटिंग में, शायद किसी पुरानी बहस में। सामने वाला बोल रहा है, आप सुन रहे हैं, लेकिन असल में सुन नहीं रहे। यह अनुभव हम सबके साथ कभी न कभी हुआ है और सच यह है कि हम भी कई बार दूसरों के साथ ऐसा ही करते हैं। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि रिश्तों में सबसे बड़ा उपहार जो हम किसी को दे सकते हैं, वह है हमारा पूरा अविभाजित ध्यान। पैसा, तोहफे, बड़ी बड़ी योजनाएं, इन सबसे कहीं ज्यादा मूल्यवान है वह पल जब हम किसी की बात पूरी तरह बिना किसी विचलन के सुनते हैं। जापानी भाषा में एक खूबसूरत शब्द है इचिगो इचिए, जिसका मतलब है एक समय, एक मुलाकात। यह विचार चाय समारोह की परंपरा से आया है, जहां हर मुलाकात को ऐसे माना जाता है जैसे वह जीवन में एक बार होने वाली घटना हो, क्योंकि सच तो यही है, वह पल दोबारा वैसा नहीं आएगा। वही व्यक्ति, वही समय, वही भावनाएं, यह संयोग फिर कभी नहीं दोहराया जाएगा। जब हम इस भाव के साथ अपने रिश्तों को देखते हैं, तो हर बातचीत, हर मुलाकात, हर पल कीमती बन जाता है। माता पिता के साथ बिताया गया समय, बच्चों की हंसी, दोस्तों के साथ की गई बेतुकी बातें, यह सब कुछ ऐसा है जो कभी वापस नहीं आता। और फिर भी कितनी बार हम इन पलों को फोन की स्क्रीन के पीछे या मन की भटकन में गंवा देते हैं। यहां एक सच्चाई का सामना करना जरूरी है। जीवन का सबसे बड़ा पछतावा अक्सर वह नहीं होता जो हमने किया, बल्कि वह होता है जो हमने नहीं किया। पैलिएटिव केयर नर्स ब्रोनी वेयर ने अपनी किताब में मरणासन्न लोगों के सबसे बड़े पछतावों को दर्ज किया। सबसे आम पछतावा था, काश मुझ में इतनी हिम्मत होती कि मैं अपने हिसाब से जीवन जीता, न कि दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार। दूसरा बड़ा पछतावा था, काश मैंने इतनी मेहनत न की होती और अपनों के साथ ज्यादा समय बिताया होता। यह सुनने में दुखद लगता है, लेकिन असल में यह हमारे लिए एक चेतावनी और एक अवसर दोनों है। हमें अभी, इसी पल, यह तय करने का मौका है कि हम किस तरह की जिंदगी जीना चाहते हैं। अब बात करते हैं पछतावे के डर की, जो हमें असल जिंदगी जीने से रोकता है। कई बार हम इसलिए वर्तमान में नहीं जी पाते, क्योंकि हम अतीत के फैसलों में उलझे रहते हैं। काश मैंने वह नौकरी न छोड़ी होती, काश
मैंने वह बात न कही होती। यह मानसिक चक्र हमें बार बार अतीत में खींच ले जाता है और वर्तमान से काट देता है। स्टोइक दर्शन इसका एक सरल लेकिन गहरा समाधान देता है। नियंत्रण का द्वंद्व यानी डाइकोटॉमी ऑफ कंट्रोल। इसका सार यह है कि जीवन में कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में होती हैं, हमारे विचार, हमारी प्रतिक्रियाएं, हमारे फैसले, और कुछ चीजें नहीं होती, जैसे अतीत, दूसरों की राय या भविष्य के अनिश्चित परिणाम। जब हम अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगाते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, तो हम पीड़ा और भटकाव पैदा करते हैं। लेकिन जब हम अपनी ऊर्जा को वर्तमान क्षण में उन चीजों पर केंद्रित करते हैं जो हमारे नियंत्रण में हैं, तो हम शांति और स्पष्टता पाते हैं। अब सवाल यह उठता है, क्या इसका मतलब है कि हमें भविष्य की योजना नहीं बनानी चाहिए? बिल्कुल नहीं। वर्तमान में जीना का मतलब लापरवाह होना नहीं है। इसका मतलब है कि हम योजना बनाएं, लक्ष्य तय करें, लेकिन उस प्रक्रिया में भी पूरी तरह मौजूद रहें, न कि सिर्फ भविष्य के परिणाम में जीते रहें। एक किसान बीज बोता है भविष्य की फसल के लिए, लेकिन वह बीज बोने के काम में भी उतना ही मौजूद रहता है जितना फसल काटने के पल में। यहाँ एक और महत्वपूर्ण अवधारणा आती है, कृतज्ञता का अभ्यास। शोध बताते हैं कि जो लोग नियमित रूप से कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, उनका मस्तिष्क धीरे धीरे सकारात्मक अनुभवों को ज्यादा आसानी से पहचानने लगता है। यह हमारे मस्तिष्क के नेगेटिविटी बायस को संतुलित करने का एक तरीका है। वह स्वाभाविक प्रवृत्ति जिसके कारण हम नकारात्मक अनुभवों को सकारात्मक अनुभवों से ज्यादा तीव्रता से याद रखते हैं। हर रात सोने से पहले 3 ऐसी चीजों के बारे में सोचिए जिनके लिए आप आभारी हैं, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो। 1 कप गर्म चाय, किसी दोस्त की मुस्कान, बारिश की आवाज। एक और तकनीक जो बेहद कारगर साबित होती है, वह है डिजिटल सीमाएं तय करना। दिन में कुछ निश्चित समय निकालिए जब आप पूरी तरह फोन और स्क्रीन से दूर रहें, खासकर उन पलों में जब आप अपनों के साथ हों। शुरुआत में यह मुश्किल लग सकता है, क्योंकि हमारा दिमाग सूचनाओं की लत का आदी हो चुका है, लेकिन धीरे धीरे यह अभ्यास आपको यह एहसास कराएगा कि असली जीवन स्क्रीन के बाहर हो रहा है। आखिर में याद रखिए भिक्षु और स्ट्रॉबेरी की वह कहानी। जीवन में बाग हमेशा रहेंगे, चुनौतियां, अनिश्चितताएं, समय की कमी, लेकिन उन बाघों के बीच भी हर दिन कोई न कोई स्ट्रॉबेरी हमारे इंतजार में होती है। सवाल यह नहीं है कि बाघ हैं या नहीं, सवाल यह है कि क्या हम रुककर उस स्ट्रॉबेरी को चखने का साहस रखते हैं। अगले और आखिरी भाग में हम बात करेंगे कि कैसे एक व्यावहारिक दैनिक दिनचर्या बनाई जाए जो हमें रोज पूरी तरह जीने में मदद करे, और कैसे यह सारी सीख हमारे जीवन में स्थायी बदलाव ला सकती है। पिछले 3 भागों में हमने समझा कि क्यों हम वर्तमान में जीने से चूक जाते हैं, न्यूरोसाइंस और दर्शन इस बारे में क्या कहते हैं, और रिश्तों तथा पछतावे के डर से कैसे निपटा जाए। अब आखिरी भाग में आइए यह सब कुछ एक व्यावहारिक, रोज अपनाई जा सकने वाली दिनचर्या में बदलते हैं। बदलाव कभी एक झटके में नहीं आता। जिस तरह नदी धीरे धीरे पत्थर को आकार देती है, उसी तरह छोटी छोटी रोज की आदतें मिलकर हमारे जीने के तरीके को बदल देती हैं। तो चलिए दिन की शुरुआत से लेकर रात के अंत तक एक ऐसी यात्रा बनाते हैं जो आपको हर पल के करीब लाए। सुबह इरादे के साथ शुरुआत। जागने के बाद पहले 5 मिनट बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ज्यादातर लोग आंख खुलते ही फोन उठा लेते हैं और उसी पल से उनका दिमाग सूचनाओं, तुलनाओं और चिंताओं में डूब जाता है। इसके बजाय बिस्तर पर बैठे बैठे 3 गहरी सांसें लीजिए। खुद से पूछिए, आज मैं किस तरह पूरी तरह मौजूद रहना चाहता हूं? यह कोई बड़ा फिलोसॉफिकल सवाल नहीं है, बस एक छोटा सा इरादा है जो पूरे दिन की दिशा तय करता है। नाश्ता बनाते या खाते समय जल्दबाजी छोड़िए। स्वाद, सुगंध, बनावट को महसूस कीजिए। यह सुनने में मामूली लगता है, लेकिन यही मामूली आदतें मिलकर दिमाग को उपस्थित रहने का अभ्यास कराती हैं। दिन काम में डूबना। काम के दौरान एक समय में एक काम के सिद्धांत को अपनाइए।
हर घंटे में एक बार काम रोककर 3 गहरी सांसें लीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं अभी सच में यहाँ हूँ या मेरा मन कहीं और भटक रहा है? ये छोटा चेक पॉइंट आपको ऑटो पायलट मोड से बाहर निकालता है। जब किसी सहकर्मी या परिवार के सदस्य से बात करें, फोन को साइड में रखिए, आंखों में देखिए और पूरी तरह सुनिए। याद रखिए, इचिगो इचिए, यह मुलाकात दोबारा वैसी नहीं होगी। शाम जुड़ाव का समय। शाम का समय अपनों के लिए सुरक्षित रखिए। यह वह समय है जब डिजिटल सीमाएं सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। खाने की मेज पर फोन न रखें। बच्चों के साथ खेलते समय सिर्फ खेलें, भविष्य की योजनाओं में न खोएं। अगर संभव हो तो शाम को कुछ मिनट प्रकृति के साथ बिताइए, चाहे वह छत पर टहलना हो या खिड़की से सूरज ढलते देखना। प्रकृति हमें स्वाभाविक रूप से वर्तमान में लाती है, क्योंकि वह हमेशा वर्तमान में ही घटित होती है। रात, कृतज्ञता और चिंतन। सोने से पहले 3 ऐसी चीजों को याद कीजिए जिनके लिए आप आज आभारी हैं। साथ ही खुद से यह भी पूछिए, आज मैं किन पलों में सच में मौजूद था और किन पलों में मैं ऑटो पायलट पर था। यह आत्म चिंतन बिना किसी आलोचना के होना चाहिए, बस एक निष्पक्ष अवलोकन जो कल को बेहतर बनाने में मदद करे। एक व्यापक याद। इन सब तकनीकों से परे एक बात हमेशा याद रखिए, परफेक्शन का लक्ष्य मत बनाइए। ऐसे कई दिन आएंगे जब आप फिर से ऑटो पायलट में चले जाएंगे, फिर से चिंताओं में डूब जाएंगे, फिर से किसी बातचीत के दौरान मन कहीं और भटक जाएगा। यह स्वाभाविक है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि आप कभी न भटकें, बल्कि यह है कि जब भटकें तो प्यार और धैर्य के साथ खुद को वापस वर्तमान में ले आएं, बिल्कुल वैसे ही जैसे ध्यान के अभ्यास में हम बार बार अपनी सांस पर वापस लौटते हैं। विक्टर फ्रैंकल ने लिखा था कि इंसानों की आखिरी स्वतंत्रता यह चुनने की क्षमता है कि किसी भी परिस्थिति में हम किस तरह प्रतिक्रिया दें। यही स्वतंत्रता हमें हर पल में जीने या न जीने का चुनाव करने का अधिकार देती है। कोई बाहरी परिस्थिति